हेलो दोस्तों, सो बैक टू आवर चैनल एंड हम जानता हूँ मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से चैनल पे आया और ये ना हमारा नया चैनल है। ओके, सो पुराना जो चैनल है उसके साथ में हम उस पर भी रहेंगे, बट नए स्टार्ट करते हैं ना काफ़ी दिनों के बाद। अब ऐसा सोच रहा हूँ कि नए चैनल पे नया स्टार्ट करते हैं और रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे कि जिससे आप सबका एंटरटेनमेंट हो और आपको पता चलता रहे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और कैसे आप खुद की ज़िंदगी को मोटिवेट कर सकते हो। क्योंकि देखो, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जब कोई इंसान कहीं पे पहुँचता है तो उसके एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं, उसका स्ट्रगल बहुत मैटर करता है, उसका सक्सेस बहुत मैटर करता है। एंड कहीं ना कहीं मैंने वो सारी चीज़ें करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी से कुछ सीखना तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है, ऑलमोस्ट 25 मिनट से ज़्यादा का ही होगा, क्योंकि मैं इसमें मेरी सारी जर्नी बैक टू फ्रॉम मैं कहाँ से आया हूँ से नया आज मैं यूएसए में हूँ और क्यों हूँ, ये सारे जवाब मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। बीच में आपको सारी फुटेज दिखते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं अभी। ओके, सो मैं फिर से आपको वेलकम करता हूँ मेरे नए चैनल पे एंड इस पे सारा नया अपडेट होगा, इवन पुरानी वीडियोस भी कुछ अपडेट करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ जावेद चौधरी। मैं महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा गांव है लोनार, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरी फैमिली में 32 लोग हैं, सारे जॉइंट फैमिली है, घर पे ही रहते हैं। मेरे चाचा चाची, हम 20 भाई बहन हैं, चाचा चाचियों के बच्चे सारे हम एक साथ ही रहते हैं। एंड मेरे घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं था जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर निकला था, क्योंकि मेरे चाचा कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई कार ड्राइवर है, कोई हमाली करते हैं। मेरे फादर दूध बेचने का काम किया करते थे। इस तरीके के बैकग्राउंड से मैं आज यूएसए में हूँ, इंडियन टीम का कैप्टन रहा हूँ। जस्ट इमेजिन। हाँ, मज़ेदार चीज़ होने वाली है, ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मैं आपको पूरी जर्नी मेरी बताने वाला हूँ। सो बैक टू मेरे गांव पे। जब मैं छोटा 5-7 साल का, तो मुझे एक चीज़ याद है कि मेरे फादर कभी एजुकेशन कर नहीं पाए थे। उनको फैमिली को संभालना था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे उनके साथ में, क्योंकि वो फैमिली के सबसे बड़े थे। एंड 8 भाई बहनों को पालना, माँ बाप खेत में काम को जा रहे हैं, तो उन्हें घर का खाना बनाना, सब कुछ करना था। तो कभी एजुकेशन कर नहीं पाए थे। उनकी कुछ क्लासमेट्स थे, दोस्त थे, उनके साथ बाहर जाते थे एंड वो देखते थे डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी जगह पर गवर्नमेंट ऑफिसर है, और उनके घर के सामने से जो वो गुजरते थे भैंसों को चलाते हुए, भैंसे लेकर जा रहे, कीचड़ में डूबे हुए पैर, कपड़ों में पूरी कीचड़ भरी हुई, और वो जब उनके घर के सामने से गुजरते बड़े बड़े, तो उनके दिमाग में ख्याल आता कि यार मेहनत तो मैंने भी की और शायद उनसे ज़्यादा ही किया। तो क्या वो फर्क था कि जिससे आज मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ। वो कोई कास्ट का फर्क नहीं था, वो कोई रिलीजन का फर्क नहीं था, वो कोई क्लास का फर्क नहीं था, वो फर्क था एजुकेशन का। एंड उन्होंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को एजुकेशन दूंगा, उसे वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। एंड मेरे माँ बाप दोनों ने मिलकर वो बहुत अच्छे से करने की कोशिश की। बट से जब मैं स्कूल जाया करता था, मेरी मातृभाषा हिंदी थी और स्कूल में मराठी में सिखाया जाता था एंड सेमी इंग्लिश से था। देखो, जब मैं स्कूल पहुँचता था, इंग्लिश की चीज़ें जो नहीं समझ में आती थी उसे मराठी में कन्वर्ट करके सिखाया जाता था। एंड मैं घर पे आके पूछ नहीं पाता था कि यार इसका मतलब क्या होता है। उन्हें नहीं पता अलजेब्रा क्या होता है, उन्हें नहीं पता जियोग्राफी क्या होती है, उन्हें नहीं पता था कि अरे हाँ यार हिस्ट्री में क्या हुआ है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे। तो मैं उनसे सवाल के जवाब नहीं पूछ सकता था घर पे जाकर, और मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आता था। जब ऐसे करते हुए गुजरे थे, मैं आजकल देखता हूँ बच्चों को कि घर पे आते हैं अपना होमवर्क करने के लिए, देन होमवर्क 2 घंटे का होमवर्क, फिर वो छुट्टी लेते हैं कि हम खेलने जाएंगे, उसकी छुट्टी। हम आते थे घर पे तो होमवर्क सबका होता था, हमारा होम का वर्क होता था, जाकर अम्मा के साथ दूध बेचने जाना है, या फिर अब्बा के साथ में भैंसे चराने चले गए। अब खाना लेकर गए तो भैंसों को छुट्टी दे, तो भैंसे हम चरा रहे हैं और अब्बा जाकर उधर कर रहे हैं, भैंसों का चारा लेकर आ रहे हैं। ये सारे काम नॉर्मल लगते थे।
4 बहन भाइयों को पालना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त में, क्योंकि वो कमाते कितना थे, 3,000-4,000 रुपये महीना, और उसमें चारों को एजुकेशन करवाना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो एक्स्ट्रा पैसों के लिए मेरी माँ एक छोटी सी भाजी पाले की दुकान लगाया करती थी। तो सुबह 6 बजे उठकर मैं हरासी में जाता, वहाँ से भाजी पाला लाता, उनको देता, देन वो बेचना स्टार्ट करते और मैं स्कूल जाता। इस तरीके के जब बचपन से आया तो लगता है कि हाँ यार, मेरा बचपन टफ था। शायद उसी ने आज मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ, क्योंकि हमें टफ वक्त की आदत थी। पता था ना, जीरो से आए ना, और कहाँ जाने वाले, वहीं जाएंगे जहाँ से हम जिंदगी भर जिए। इसलिए मेहनत करने की जिद कहीं ना कहीं थी। एंड वहाँ से निकले तो मुझे याद है कि हम साल में सिर्फ 3 ड्रेस लिया करते थे, एक रमज़ान ईद का, एक बकरी ईद का, एक स्कूल का यूनिफॉर्म। चौथा ड्रेस अगर लेना है तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था हमारे माँ बाप को कि नहीं यार, पैसा लेना है, बच्चों को एक नया कपड़े का जोड़ा लाना है। सो समहाउ मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया। 12th के बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए पहुंचा। एंड मेरे ख़ानदान का मैं पहला लड़का था जो ग्रेजुएशन के लिए घर से बाहर निकला, और साइंस का एडमिशन था एंड ग्रेजुएशन के लिए एग्रीकल्चर के लिए बाहर निकला। तो मेरा तक MBBS को नंबर लगा था, बट मेरे अब्बा के पास में 1,60,000 रुपये नहीं थे भरने के लिए। तो मैंने उनको कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि हाँ, वो उनकी कंडीशन है जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते हो। तो अगर उनके बस में होता तो वो कहते हैं ना, दिल निकाल कर वहाँ रख देते, लेकिन पैसा इंसान को मजबूर कर देता है। तो मैंने एग्रीकल्चर चूज़ किया और मैं एग्रीकल्चर करने गया एंड इट वाज गुड। मैं मैक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ, कबड्डी कॉलेज की कबड्डी टीम का कैप्टन रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में डांस में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में कलर कोड लिए हैं डांस में। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, मॉडलिंग कर रहा था, गिटार, अच्छा खासा पढ़ाई में। एंड द डे कम, रमज़ान का महीना था, 15 बार रोज़ा था। एंड मेरी माँ ने कहा, बेटा क्यों दिक्कत कर रहा है, घर आ जा, रमज़ान का महीना है, शायद सहरी करने में दिक्कत होती है, वहाँ खाना नहीं मिल पाता। मैं चला गया। एंड वहाँ जाने के बाद भी मेरा एक दिन बाइक एक्सीडेंट हो गया, गाँव से 10 किलोमीटर दूर। मैं रोड के साइड में पड़ा था, मैंने मोबाइल निकाला, मेरे अब्बा को कॉल किया, फिर उसके बाद में मेरे छोटे भाई को कॉल किया, मेरे दोस्त को कॉल किया। एंड जब ये सब हो रहा था उसी वक्त मैं पुलिस को कॉल किया एंड इन सबको कॉल किया। एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लग गया। तब ना मेरे पैर के काफ़ी टुकड़े हो चुके थे, नी से नीचे का हिस्सा अलग कट के पड़ा था, मेरा घुटना तो छुरा हो गया था, कुछ बोन के हिस्से मेरी माटी को फाड़ के निकले थे, एंकल के नीचे का हिस्सा कट के उतनी दूर पड़ा था। मैंने बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, महाराष्ट्र का कल्चर है गाँव की तरफ, वो गमछा पहनते हैं। एंड मैंने उनसे कहा कि यार एक बार कोई आए और मुझे हेल्प करे, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऑलमोस्ट 45 मिनट से ज़्यादा मैं वहाँ पड़ा था एंड वो आए मेरी मदद के लिए। लेकिन से जब उन्होंने देखा मेरे पैर के चिथड़े हुए पड़े थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो सर पकड़ के नीचे बैठ गए। मैं रेंगते हुए जाकर मेरे पैर का वो टुकड़ा लाकर उसको ले रहा हूँ, उसको बांध रहा हूँ, नीचे जो बोन के छोटे छोटे पीस पड़े उसको लेकर अंदर डाल रहा हूँ, उसको बांध रहा हूँ, जो थाई को फाड़ के हिस्सा निकला उसको अंदर दबाकर उसको बांध रहा हूँ। एंड थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि मैं मेरा यह हाथ नहीं उठा पा रहा क्योंकि मेरा कॉलर बोन भी टूट गया। फिर उन्होंने मुझे मेडिकल लेकर गए, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में डाला, मेडिकल लेकर गए, नज़दीकी वो था। उन्होंने कहा देखो एम्पुटेशन करना होगा, अगर बचाना चाहते तो औरंगाबाद लेकर जाओ। मुझे याद है मेरी माँ वहाँ देखने के लिए आई थी, मेरी माँ और मेरी दादी थी, जो कि मुझे पता चला एक्सीडेंट हुआ और वो वहाँ पहुँच गए थे। एंड मैं उनको खिड़की में से देख कर बोलता हूँ, एम्बुलेंस के अंदर ही था मैं, कि कुछ नहीं हुआ, प्लास्टर लगाना है, मैं बस कुछ नहीं, मैं आपके पीछे आता हूँ घर में। एंड उनकी हालत नहीं थी बात करने की, और रो रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है। एंड मुझे लेकर औरंगाबाद गए। फिर औरंगाबाद में सिग्मा हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे काफ़ी देर उन्होंने कोशिश की देखने की, बट उनसे हुआ नहीं। उन्होंने कहा चलो ऐसे करो आप
प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, आप ऐसे करो MGM लेकर जाओ इसको। फिर हम MGM गए। MGM में उन्होंने रात में रुकाया काफ़ी देर तक कि हाँ हमारे डॉक्टर्स आ रहे एंड फिर उन्होंने फाइनली बोला कि नहीं यार हमारे बस का नहीं है, ऐसे करो आप इसको पूना लेकर जाओ। ससुर में उन्होंने इससे पहले ऐसे कुछ सर्जरीज किए हैं जो कि सक्सेसफुल है। वो उम्मीद होती है ना, छोटी सी एक उम्मीद वो इंसान को कहीं तक भी पहुंचा सकती है। और वही उम्मीद मेरे घर वालों को थी, मेरे चाचा को थी जो मेरे साथ थे, और वो मुझे लेकर चल रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। उन्हें नहीं पता था कि क्या होता है और क्या हो रहा है इसके साथ, बस इस उम्मीद में लेकर जा रहे थे कि यार इसका पैर बच्चा है, हमारा बच्चा फिर से नॉर्मल जिंदगी जिए। ससुर पहुंचे, ऑलमोस्ट 32 घंटे हो चुके थे। मैं एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जा रहा था। मेरे पास कोई एनेस्थेसिया नहीं था दिया था, कोई ब्लड नहीं दिया था, कुछ भी नहीं, बस ग्लूकोज की बॉटल चढ़ी हुई थी और उसको लेकर चल रहे मेरे साथ। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा ससुर में, डॉक्टर का सबसे पहला सवाल था, मैं बेहोश नहीं हुआ था, डॉक्टर का पहला सवाल था ये जिंदा कैसे है, क्योंकि मेरी बॉडी में सिर्फ 2 यूनिट ब्लड बचा था। वहाँ पहुँच गए, उन्होंने उनकी प्रोसेस स्टार्ट की एंड सिर्फ नॉर्मली ना, जब तुम कोई भी बड़ी मुसीबत में हो तो तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुम्हारे माँ बाप लेते हैं। और मैं क्या था, एक 18-19 साल का लड़का, मेरा एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आया था। डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन हो गया है, जहर फैल गया है, पैर को कट करना होगा। और वो डिसीजन लेने के लिए मेरे माँ बाप उस कंडीशन में नहीं थे कि वो डिसीजन ले पाए। वो तो उनको खुद का खबर नहीं था वो भी है क्या और क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर मेरे पास आए कि एम्पुटेशन करना होगा, बताओ क्या करें। एक तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही पैर लेकर ज़मीन पे या बेड पे बैठे रहोगे, या फिर हम इसे काट दें। मैंने कहा काट दो। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी का मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया 18 साल की उम्र में, मेरे पैर काटने का। एंड ये डिसीजन उस वक्त में अच्छा नहीं था। सब कह रहे थे नहीं यार हैंडीकैप हो गया है, अपंग हो गया है, वो अब कैसे करेगा, इसको हम क्या करा है, कुछ नहीं हो सकता इसका जिंदगी में। डिसीजन ना तब अच्छे बनते जब तुम उस पर स्टिक रहो, उस पर तुम थामे रहे हो कि नहीं मैंने लिया ना, मेरा डिसीजन था, मैं इसको करके दिखाऊंगा। एंड जब तुम उसको सक्सेस करते हो ना, तब आकर से बोलते हो यार तेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद मैं मेरी फैमिली को देखा, सब रो रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात, मेरा जो डिस्चार्ज था वो ऑलमोस्ट 12-13 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गया था। एंड मुझे कुछ नहीं बताया डॉक्टर्स ने कि रिहैबिलिटेशन जैसी कोई चीज़ होती है। मुझे कोई काउंसलिंग नहीं हुई, ना ही मुझे बताया कि कोई प्रोस्थेटिक लेग जैसी चीज़ होती है कि जिसको तुम पहन के फिर से चल सकते हो, कुछ नहीं। मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के बस घर वालों को कहा है इसको अच्छा खिलाओ पिलाओ, है ना। घर पहुंचा तो बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए, कुछ अच्छी बातें करते हैं तो कुछ को पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ रिश्तेदारों ने आए एक दिन, और मेरे अब्बा और मेरी अम्मा की ना हिम्मत नहीं होती थी कभी मेरे सामने आने की, वो खिड़की से झाँक कर मुझे देखते थे। एंड एक रिश्तेदार आया एक दिन और मेरे बाप को कहने लगा कि यार चौधरी सोने जैसा बच्चा मिट्टी हो गया। मेरा बहुत रोए, क्योंकि उनको लग रहा था सोने जैसा बच्चा मेरा मिट्टी हो गया। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या मैं मिट्टी हुआ था उस दिन? मिट्टी होना मतलब वो इंसान खत्म हो जाना, खत्म होकर वो मिट्टी में मिलता है, तब कहते कि इंसान मिट्टी हो गया। लेकिन मैं तो जिंदा था, मैं सांस ले रहा था, मेरा यकीन था, मुझे होप्स थे, मैं एक इंसान था, बोझ नहीं था किसी में। और वो कोई नहीं देख पा रहा था। वो चीज मेरे दिल को खल रही थी कहीं अंदर ही अंदर कि नहीं तू खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन सब क्यों कह रहे कि तू खत्म हो गया। जावे 2 महीने बाद मैंने सोचा नहीं मुझे यहाँ से निकलना है। एंड मैंने खुद के डांस क्लासेस स्टार्ट किए। 6 महीने के अंदर मेरे ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट।
मैंने जो भी मेरे स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ मैं पहले डांस सिखाया करता उनसे कांटेक्ट किया कि हाँ यार मैं फिर से डांस सिखाना चाहता हूँ कि आप मुझे चांस दोगे। एंड उन्होंने उनकी एनुअल फंक्शंस को गैदरिंग्स को कोरियोग्राफी करने का चांस मुझे दिया एंड मैंने उसे बहुत अच्छे से किया, 5 से 6,000 स्टूडेंट्स। एंड देन मुझे कहीं से पता चला इवेंट्स होने के बाद कि यार व्हीलचेयर बास्केटबॉल का ऐसा गेम होता है। यार ठीक है देखते हैं। एंड मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया, हैदराबाद में कैंप था, मैं वहाँ पहुँचा एंड मुझे 2-3 टीम से ऑफर आया। मुझे बास्केटबॉल कभी खेलना नहीं आया क्योंकि हम गांव से आए हैं। क्या खेलते थे हम? कबड्डी, कुश्ती, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट एडवांस गेम में। उसके अलावा कोई गेम नहीं खेला जिंदगी में। बास्केटबॉल क्या होता है वो पता भी नहीं था। एंड सडनली जंप है। मुझे पता नहीं दिल्ली टीम ने मुझमें क्या देखा, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि यार तुम्हें उस पार्क है, तुम खेल सकते हो, चलो हमारी टीम से खेला आ जाओ। मैं उनके वहाँ कैंप में गया एंड देन कोच ने कुछ मुझ में देखा और मुझे दिल्ली टीम का कैप्टन बनाया। 2016 में मैं पहली बार व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेला नेशनल कंपटीशन में, जिसमें मैं दिल्ली टीम का कैप्टन था और उसमें हमारी 4th प्लेस थी। 17 में अगेन दिल्ली से खेला और अगेन उसमें हमारी 4th प्लेस थी, दिल्ली टीम का कैप्टन था। देन 18 आते आते घर वालों की उम्मीदें ना ऐसा था कि उन्होंने मौका दिया, कई बार रोकने की कोशिश की बट मौका दिया करने का, बट वो हुआ नहीं। 2 बार नेशनल में 4th प्लेस थी। मैं इंडिया टीम के लिए ट्राई कर रहा था, टॉप 13 में था, मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा था। जस्ट इमेजिन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, अपंग, दिव्यांग, जो भी कहूँ, वो बंदा कोशिश कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। 3 साल हो गया है। नॉर्मल लोगों की भी उम्मीद टूट जाती है 3-4 साल में, तो और मेरी तो यार किसी को उम्मीद ही नहीं थी, तो टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे अब्बा ने सोचा कि इसकी शादी कराएंगे अपन। क्यों? हमारे बाप कौन देखेगा इसको? इसकी शादी कराएंगे तो इसके बच्चे पैदा होंगे, बच्चे बड़े होंगे और वो इसका ख्याल रखेंगे। मैंने मेरे अब्बा से कहा कि अब्बा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं सबसे कहता हूँ कि मेरे बाप ने मुझे दिया है। कि मुझे जब भी परेशानी आती है मैं मेरे बाप की तरफ देखता हूँ, जब भी उन्हें मुझे कोई चीज़ चाहिए मैं मेरे अब्बा की तरफ देखता हूँ, मेरी माँ की तरफ देखता हूँ। बट मेरे बच्चों को मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा हम है ना देने के लिए। मैंने कहा हाँ, वो आपकी इज्जत करेंगे, मेरी इज्जत नहीं करेंगे ना, और मुझे ऐसे नहीं जीना। इस बात पे काफ़ी बहस हुई, सब चीज़ें हुई। एंड 2018 मैंने डिसाइड करा कि मैं जा रहा हूँ पूना महाराष्ट्र टीम से ज्वाइन करने के लिए एंड मैं बास्केटबॉल खेलूँगा और मैं जा रहा हूँ घर से। तो अब्बा से कहा मैं जा रहा हूँ। अब्बा ने कहा नहीं तू नहीं जाएगा। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। तो अब्बा ने कहा ठीक है पैसा नहीं मिलेगा। उनको लगा कि शायद मैं पैसा नहीं दूंगा तो रुक जाएगा, ये नहीं जाएगा। बट हम तो ठहरे ज़िद्दी और एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो हम खुद की भी नहीं सुनते। बट हाँ, मैंने उस दिन घर छोड़ दिया, बैग उठाई, डॉक्यूमेंट्स उठाई और चल गया। अकाउंट में 3-3.5 हज़ार रुपये थे। वहाँ पहुँचा, महाराष्ट्र टीम से बात की, वो रेडी हुई मुझे कि हाँ तो हमारे साथ आकर ट्रेन कर सकता है। मैं रहता था पेट एरिया में और प्रैक्टिस चलती थी खड़की में। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बस लगती थी। तो पहले तो मैं वहाँ पहुँच कर बहुत सारे लोगों को कॉल किया। उसमें से एक दोस्त था मेरा जो वहाँ पर मौजूद था, अखिल। उसको बोला भाई मैं तेरे हवाले। उसे कहा ठीक है आजा घर पे। तो रेंट कुछ 2,500 के करीब रेंट था, नहीं 1,500, 2,500 के करीब रेंट था, 1,500 के करीब मेस थी, 4,000 उसमें चले गए और आने जाने में रोज का 20 रुपये लगता था, 600 रुपये उसमें चले गए। तो मैं ये हिसाब लगा रहा था कि यार अभी तो और मेरे को 1,100 रुपये का इंतजाम करना, वो कहाँ से लाऊंगा। और बस जाती थी ई स्क्वायर से मुझे पैदल चलते हुए जाना होता था। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, 8 घंटे की ट्रेनिंग। इतना करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचता घर पे वापस, तो मेरे पास खाने के लिए मेज़ का डब्बा होता जिसमें 4 रोटियाँ, हर एक रोटी के बाद 1 गिलास पानी, कि जिससे मेरा दिन निकल जाए। या फिर ये कह सकते कि हर एक रोटी के बाद 1 गिलास पानी, जिससे पेट भरा रखे और मुझे रात को नींद आ जाए। ऐसे करके जर्नी चली 6 महीने तक। हाँ, दूसरे महीने से मेरे अब्बा ने पैसे भेजना स्टार्ट कर दिए थे। 4-5 हज़ार रुपये महीना भेजा करते थे। अब आया नेशनल्स गेम। पहला गेम भाई साहब डरा हुआ था बहुत, हाथ पैर ठंडे थे। पहले गेम में तो मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा।
मेरे कोच थे यार शरद सर, उसने बोला बेटा ये बता तू इंडिया टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? बोला शायद वो मेरे से बेटर है। बोला नहीं, तू उनसे बेटर है, तू 20 है, वो 19 है, लेकिन हाँ वो कॉन्फिडेंट है थोड़े से। तो क्या करना होगा तेरे को खेलने के लिए, टीम में जाने के लिए? मुझे उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, वो 19 से तुझे 100 बनना होगा। और वो मेरी ट्रेनिंग करा देगा। नेक्स्ट मैच में बस तुम्हारा भाई छा गया, वो पूरे टूर्नामेंट में तुम्हारा भाई छा गया और उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बना। 2018 में बेस्ट प्लेयर इंडियन टीम का बना जावेद चौधरी नेशनल्स में, एंड हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता वहां पर। उसी के बाद लिस्ट अनाउंस होती है इंडिया टीम सिलेक्शन की, सबसे पहला नाम था जावेद चौधरी। एंड हम गए वहाँ से खेलने के लिए लेबनान, फिर लेबनान में जीता ब्रॉन्ज मेडल। फिर वहाँ से आए देन मैराथन। मैं याद है कि नेशनल जाने से पहले मैंने मैराथन के लिए हाँ बोला था, और नेशनल के बाद वो मैराथन थी जो कि मैं दौड़ा था इसलिए कि मुझे वो टी शर्ट दे देते, एडिडास का या रिबॉक का था कुछ टी शर्ट, और मेरे पास पैसे नहीं थे नए कपड़े लेने के लिए, और टी शर्ट और एक लोअर दे देते। मैंने कहा अब भाई बहुत है, कितना किलोमीटर भागना, जितना भगवान है भगवा लो, टी शर्ट दे रहे हो ना फ्री में, बस हो गया। और मैं इसलिए पहला मैराथन दौड़ा था। अब उस सब मैराथन वगैरह दौड़ कर वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में ऐसे ही डांस कर रहे हैं और डांस का वीडियो वायरल हो गया। सडनली कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं 10 किलोमीटर भागा, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं तो मर गया। आकर रूम पे सो गया। तो सुबह उठा, नेक्स्ट डे कोई दरवाजे ठोक रहा है, कोई खिड़कियाँ ठोक रहा है, रिपोर्टर यहाँ से कभी वहाँ से, मेरे मोबाइल पे कॉल चालू, मेरे दोस्तों के मोबाइल पे कॉल चालू। मैं परेशान हो गया, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। यार गाँव का छोटा सा लड़का जिसके खाने के वांदे पड़े हैं, उसको हर कोई ढूंढ रहा है। मैं डर गया था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड फिर धीरे धीरे इंटरव्यूज देना स्टार्ट हुए, थोड़ा पॉपुलैरिटी आई, थोड़ा पैसा कमाए, थोड़ा फंडिंग आया कहीं से, देन कहीं से मेरे व्हीलचेयर के लिए स्पॉन्सर मिला। फिर डांस रियलिटी शो में पहुंचे हम। मुझे याद है कि पहले 40,000 लोग सिलेक्ट हुए थे इंडिया, वो पूरे इंडिया से। देन 7 राउंड होते हैं उनके, हर राउंड में बंदे कट होते हैं। देन पहली बार टॉप 24 को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वीडियो राउंड, पुणे ऑडिशन, मुंबई ऑडिशन, मेगा राउंड, कोरियोग्राफी राउंड, इतने सारे राउंड्स के बाद में फर्स्ट टाइम टीवी पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है टॉप 24 को, और उसमें मैं था। जस्ट इमेजिन, सारे नॉर्मल बंदे और मैं अकेला पर्सन डिसेबिलिटी, एक अकेला हैंडीकैप बंदा। या और जब मुझे वहाँ का उस शो में गया, आप सबने देखा वहाँ पर, और मुझे वो एक शो की बात याद है कि एक मैं परफॉर्मेंस कर रहा था जिसमें मैं 20 फीट की हाइट से जंप करता हूँ नीचे मेरी बैक पे, और वहाँ पे गड्ढा था, और मैंने जंप किया और मेरा पैर जमीन पे तन बोल के पटका गया। ये कब हुआ? मेरे परफॉर्मेंस से पहले लास्ट रिहर्सल में। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उन्होंने उठाया कैसे तो मुझे, और हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने एक्सरे निकाला, और निकालते बराबर पहली चीज़ गई कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, अगले 3 महीनों तक ये बिस्तर से नहीं उठ सकता, और मुझे परफॉर्मेंस करना था। वो परफॉर्मेंस मुझे इसलिए नहीं करना था कि लोग मेरी तारीफ करें कि देख भाई एक पैर पे ऐसा हो गया, दूसरा पैर टूटा पड़ा है, उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है, क्या कर सकते हैं ना। मुझे वो परफॉर्मेंस करना था क्योंकि मुझे वो इज्जत मिल रही थी वहाँ पे। और इज्जत क्या थी पता है? जब वो अदर कंटेस्टेंट थे ना, मेरी आंखों में देखते, वो कंपटीशन देखते, वो देखते कि आज अगर हमने इससे बेहतर परफॉर्म नहीं किया तो ये हमारी जगह खा जाएगा। और वो जो इज्जत थी, वो डर था ना, वो यार मुझे एक अलग लेवल की खुशी देता था। उस खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैंने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस करने के बाद में वो स्टेप भी किया लास्ट के एंड में। मैं उठ के खड़ा नहीं हो पाया काफी देर तक, लेकिन जब तक मैं खड़ा नहीं हो पाया सबकी तालियां बजनी हुई थी। वो आग जो थी ना, वो और जल रही थी। फिर
वो शो ख़त्म हुआ, देन हम ओलंपिक पैरालंपिक क्वालिफाइंग के लिए गए। वहाँ पर इंडियन टीम 13 नंबर पे थी। उसके बाद में लॉकडाउन, बूम। उसके साथ में यूएस एम्बेसी के साथ में बहुत सारे काम किए गए, उसके वीडियोस आपको दिखेंगे यहाँ पर। एंड लास्ट ईयर 2022 हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाते हैं हैंडबॉल की इजिप्ट में। वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीमें खेल रही है। हमने पहली बार हैंडबॉल को हाथ लगाया ज़िंदगी में, एंड कैसे वैसे हम खेल पाए वो हैंडबॉल को। बट हम वहाँ पे 5th प्लेस पे थे वर्ल्ड रैंकिंग में हैंडबॉल की। हम वो टीमों को हराए थे जिन टीम के बारे में हमने कभी पहले सुना भी नहीं था। एंड वहाँ से वापस आते हैं कि नहीं यार, नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, ट्रेनिंग करके जाएंगे। बट हमारा बास्केटबॉल का टूर्नामेंट आ गया, जो कि था दिल्ली में। पहली बार इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ था इंडिया के अंदर, जिसमें 12 से 13 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। एंड हम उसके लिए महीना भर मेहनत की थी। वो महीना भर हम कोयम्बतूर में थे। जब हम कोयम्बतूर में थे, हमारे पास ना डाइट था, ना फिजियो था, ना आइस था। सिर्फ था एक कोच और एक बड़ा सा रूम जिसके अंदर सब हम पड़े और मच्छर काट रहे, सब कर रहे। बट हमारे सबके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, इंडिया को मेडल जिताना है। कोई भी आकर हमें हमारे घर के अंदर आकर नहीं हरा सकता। उसके लिए शायद हम टूट जाए, फूट जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। मैंने मेरे हाथों से वहाँ पर प्लेयर्स को खाने के लिए नहीं था, तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ला कर दिए कि जिससे रिकवरी हो। हमारे पास एक जैसे शूज़ नहीं थे, तो शरब कारकी जो कि हमारे टीम का कैप्टन था तब, उसने शूज़ सबको खुद के पैसों से ला कर दिए। ऐसे टीम को, एक दूसरे को हम प्लेयर ही संभाल रहे थे। एंड गए वहाँ पर, मैच खेला। हमने लेबनान को हराया, हमने सीरिया को हराया, हमने नेपाल को हराया, हमने और एक दो टीम्स को हराया हमने। एंड हम पहुँचे फाइनल्स में अगेन फिलिस्तीन, 2 पॉइंट से हारे, लेकिन सिल्वर मेडल इंडिया का था उस टूर्नामेंट। एंड सडनली 2 दिन के बाद में पता चलता है हमें जाना है यूरोप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने 6 साइड हैंडबॉल की। भाई प्रैक्टिस नहीं की, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पता। एंड उसी दिन वहाँ से दिल्ली एम्बेसी पहुंचे। दिल्ली में थे, दिल्ली एम्बेसी पहुंचे, वहाँ पे वीज़ा लगवाया। नेक्स्ट डे ट्रैवल किया मुंबई पहुँचते ही ट्रैवल किया पोर्चुगल, यूरोप। पूरी कंप्लीट अलग दुनिया, अलग टीम्स, रोमानिया, नेदरलैंड, पोर्चुगल, बड़ी बड़ी टीमें। नेदरलैंड यूरोपियन चैंपियन रही है, वर्ल्ड चैंपियन रही है 2018-19 की। पहला मैच रोमानिया के साथ, जबरदस्त तरीके से धाम धूम, पता नहीं क्या खेलना है, बट बस इतना पता है कि वो गोले अंदर बॉल मारना है। हमारे बास्केटबॉल की जो टेक्निक्स थे, जो व्हीलचेयर ड्रिल्स थी, वो काफ़ी काम आई उसके अंदर। हमने खेलते कि हमने रोमानिया को हराया, हम नेदरलैंड को हराया, हम पहुँचे क्वार्टर फाइनल में आगे पोर्चुगल के, और वहाँ पर हारे और हम पहुँचे सेमीफाइनल में। वहाँ पर कुछ थोड़ी सी उन्होंने हमारे साथ दिक्कतें की और हमें पोर्चुगल के साथ डाला, जो कि काफ़ी टफ टीम थी। इसलिए हम सेमीफाइनल में पोर्चुगल के साथ ही खेले, जबकि वो हमारे ही क्लब में था, वैसा होना नहीं चाहिए था। बट हम वो मैच हार गए पोर्चुगल के साथ में। हम पहुँचे 3rd-4th प्लेस के लिए। एंड वो क्रोएशिया के साथ मैच था, हम हार गए। तो ओवरऑल उस टूर्नामेंट में इंडिया था 4th प्लेस पे। एंड तुम्हारा भाई उस टूर्नामेंट का बना मैन ऑफ द सीरीज। पूरी टीम की 52-53 गोल्स थे, जिसमें से 32 मेरे अकेले की थे। और मैन ऑफ द सीरीज, MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द वर्ल्ड 2022 का। तो नेक्स्ट डे आई गॉट द ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन USA में कि उन्हें एक अच्छा प्लेयर चाहिए, 4 पॉइंटर, जो कि उनकी टीम से खेले एंड यहाँ आके मास्टर्स करें। तो अभी मैं हूँ यहाँ USA में उस मास्टर्स के लिए एंड उनकी टीम से खेलने के लिए। मैं पहला इंडियन हूँ जो UTA की टीम से खेलेगा। आगे की स्टोरी
कैसे मैं यहाँ पहुँचा, क्यों मैं यहाँ पहुँचा, अभी मैं यहाँ पहुँच के क्या कर रहा हूँ और मैं इस किचन में क्या कर रहा हूँ, मैं सब बताऊँगा। आगे बने रहे इस जर्नी के अंदर। सी यू नेक्स्ट वीडियो।